स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में आंग्ल बंगाल संबंध का अध्ययन किए थे और देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन अंग्रेजों का जो बंगाल पे प्रभुत्व स्थापित हुआ, इसके साथ साथ समानांतर प्रभुत्व स्थापित करने की एक दूसरी प्रक्रिया भी चल रही थी उसी समय। यानी हम लोग 18th सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, 18वीं सदी की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज जो कह लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश, इनके द्वारा जो राजनीतिक प्रभुत्व था, पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करने का जो प्रयास था, ये 18th सेंचुरीज में आरंभ में यानी शुरू में दो जगहों पे हुआ। एक बंगाल था और दोनों साथ साथ चल रहा था, और दूसरा कर्नाटक था। तो बंगाल में आपने क्या देखा कि 1757 से लेकर के 1772 ईस्वी तक प्रक्रिया चली और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो। ठीक है। ठीक इसी समय कर्नाटक में जो था वो 1746 से लेकर के 1761 तक प्रक्रिया चली और यहां जो है वो अधिकार। फिर बाद में अंग्रेजों ने अन्य भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया। तो हम यहां समझाने का मेरा अर्थ या उद्देश्य ये है कि एंग्लो बंगाल रिलेशंस के साथ साथ एंग्लो कर्नाटक रिलेशंस भी या एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस भी जुड़ा हुआ है। इसकी विशेषता यह है कि इस समय अंग्रेजों ने एक ही समय में अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदियों का सामना किया। एक प्रतिद्वंदी उसके देशी थे और दूसरे प्रतिद्वंदी उनके सौधर्मी या 100 महादेशीय थे या विदेशी थे। बंगाल में उसने देशी शक्ति यानी बंगाल के नवाब को पराजित करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और कर्नाटक में उसने अपने महाद्वीप के पड़ोसी देश यानी फ्रांस को पराजित कर करके दक्षिण के रियासतों पर अपने प्रभाव में वृद्धि की। और इस तरीके से अंग्रेज जो है एकमात्र विदेशी शक्ति होने का गौरव प्राप्त कर लिया, और उसने भारत पर एक छत्र विदेशी शक्ति के रूप में शासन किया। तो इसलिए हम लोग कल के क्लास में या कल तक के क्लास में जो एंग्लो बंगाल रिलेशंस का अध्ययन समाप्त किया, अब हम लोग के लिए अनिवार्य हो जाता है कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी या एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस के तहत हम लोग ये पता करें कि विदेशी शक्ति पर यानी फ्रांस की शक्ति पर अंग्रेजों ने किस प्रकार से प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और भारतीय राजनीति से उनको हमेशा के लिए निकाल दिया। तो इस तथ्य का पता जो हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस। तो एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस को पढ़ने से पहले मानचित्र के माध्यम से हम लोग समझें कि एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस का संघर्ष कहां हुआ। तो ये दक्कन में हुआ। जो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दक्षिण भारत, इसके नीचे वाला जो भाग है यही हुआ। आज के समय में यहां लगभग दक्षिण भारत के अंतर्गत जो है 6 या 7 रियासतें आएंगी, जैसे केरला आएगा, तमिलनाडु आएगा, कर्नाटक आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, गोवा आएगा, महाराष्ट्र का जो दक्षिणी भाग है वो आएगा, गुजरात का जो दक्षिणी भाग है वो आएगा, छत्तीसगढ़ का भी इलाका आ जाएगा।
इस तरीके से 6-7 स्टेट से के कुछ के पूरे भाग और कुछ के अधूरे भाग इस दक्षिणी भारत के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं 18वीं शताब्दी का इतिहास, उसमें दक्षिणी भारत में 2 ही रियासत काफी प्रभावशाली थी। इसके अलावा छोटी छोटी और भी रियासतें थी, जो रियासतें दोनों में से किसी के अधीन थी या ध्यान नहीं देने के कारण या बहुत छोटे होने के कारण वो स्वतंत्रता पूर्वक शासन कर रही थी। तो राजनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से इस समय यानी 18वीं शताब्दी का जो मध्य पीरियड देख रहे हैं, यानी 1750 के थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, तो उसमें दक्षिण भारत में राजनीतिक महत्ता प्राप्त किए हुए कुल 2 ही रियासत थी। कितनी? उसका भौगोलिक सीमांकन हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं आपको। तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोआब है, ठीक है ना, और ये कृष्णा नदी है। तो इसके नीचे वाला भाग जो है ना कर्नाटक रियासत, और इसके ऊपर वाला भाग हैदराबाद रियासत। तो जो एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस हुआ, उस एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस में उनके मध्य जो संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में भारतीय शक्तियों ने भी भाग लिया, वो सभी के सभी घटनाएं इसी दक्षिणी भारत में यानी हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्रों में हुई। और इस संघर्ष में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हमेशा के लिए भारतीय राजनीति से समाप्त किया, और जो बाकी बचे भारतीय रियासतें वो उनके प्रभावाधीन आ गए। कुछ क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण उनका हो गया, और बाकी देसी रियासतों को कुछ क्षेत्रों पर उन लोगों ने शासन करने के लिए छोड़ दिया। तो इसलिए हम लोगों के लिए एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस का अध्ययन काफी। तो ये तो एक ओवरव्यू दिया कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चीज उसके पीछे क्या लॉजिक है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शंस पे कि इस टॉपिक को कैसे समझा जाए, है ना। तो इंट्रोडक्टरी चीज ऐसे बताई जा सकती है कि 18वीं सदी में के मध्य तक दो विदेशी शक्तियां एक अंग्रेज थे और दूसरा फ्रांसीसी। तो ये 2 शक्ति यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी काफी प्रभावशाली थे इस समय पर। इसके पहले पुर्तगीज प्रभावशाली थे, लेकिन जो समय हमने चुना है उसमें जो है ये 18वीं शताब्दी के मध्य के समय तक, यानी आप इसको रख लीजिए 1750 से प्लस माइनस तक ये प्रभावशाली थे। इसमें ये दोनों का, ये तो पहले से आ चुके थे, आप पहले से जान रहे हैं। जैसे ये कब तो 1664 ईस्वी में आए थे, ये कब तो 1608 ईस्वी में, याद है, पहले पढ़ा चुके हैं। तो इस समय से लेकर करके जो 1750 आप देख रहे हैं, इस समय तक इनका दोनों का उद्देश्य जो था सिर्फ व्यापार था या व्यापारिक लाभ, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो समय आता है यानी 1750 के बाद इन दोनों का उद्देश्य क्या हो गया? इन दोनों का उद्देश्य हो गया कि भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। और इसलिए नहीं कि वो यहां शासन यहां के लोगों के हित के लिए करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो जाने से उनका व्यापार और विकसित होगा और उनको और व्यापारिक लाभ होगा।
तो ये जो उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने के लिए हुआ, तो इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, दोनों के मध्य संघर्ष। और ये संघर्ष जो है वो 1746 ईस्वी से लेकर 1746 ईस्वी से लेकर के 1761 ईस्वी तक हुआ, लगभग 20 वर्षों तक। कितना? 20 वर्षों। और इस संघर्ष में, ये दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, जो स्थानीय शक्तियां थी, स्थानीय शक्तियां प्लस यूरोपीय गतिविधि, इन दोनों का प्रभाव पड़ा। अब यहां पर आपको समझना है कि जो हम लिख रहे हैं कि स्थानीय शक्तियां, यूरोपीय परिवेश भी इस संघर्ष में उत्तरदायी था, तो ऐसा इसलिए कि स्थानीय शक्तियां, जैसे ये जो हैदराबाद और कर्नाटक देख रहे हैं हम लोग, तो इस हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगहों पे उत्तराधिकार का समस्या उत्पन्न हो गया। मूल राजा के मरने के बाद उसके गद्दी के लिए हैदराबाद में भी 2 दावेदार खड़े हो गए और कर्नाटक में भी 2 दावेदार खड़े हो गए। एक दावेदार का हैदराबाद में समर्थन अंग्रेजों ने किया और दूसरा का फ्रांसीसियों ने। इसी प्रकार कर्नाटक में भी एक दावेदार का समर्थन अंग्रेजों ने किया, दूसरे दावेदार का फ्रांसीसियों ने। तो इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लड़ाई हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, बल्कि ये लड़ाई स्थानीय शक्तियों का आड़ लेकर करके, माने उसका सहारा लेकर करके, उसका मुद्दा बना कर करके अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे। और साथ ही साथ इस समय 1740 ईस्वी से 7 वर्षों के लिए यूरोपीय महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था, जिसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो जो यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 वर्षों का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध का भी प्रभाव कर्नाटक के युद्ध में पड़ा कि वहां वो लोग लड़ते थे, तो यहां भी दोनों शक्तियां आपस में लड़ जाती थी। तो इस तरीके से जो 20 वर्षों तक का जो संघर्ष हुआ, किसके बीच में? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, वो प्रत्यक्ष रूप से उनके बीच ना होकर के मुद्दा क्या बना? स्थानीय शक्तियों का गृह युद्ध और साथ ही साथ यूरोप में दोनों के बीच लड़े गए सप्तवर्षीय युद्ध का। और इस 20 वर्षों में के युद्ध में अंततः फ्रांसीसी पराजित हो गए और स्वयं को इन लोगों ने पांडिचेरी, तक सीमित कर दिया। और अंग्रेज क्या हुए? एक छत्र विदेशी शक्ति बनने में सफल हुई। अब देखिए, इंट्रोडक्शंस में ये जो हमने बातें आपको बताई, तो ये बताने का उद्देश्य जो हमारा था ये कि आखिर जो एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस था, उस एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस की का बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या था। तो पृष्ठभूमि केवल और केवल एक था कि अब दोनों शक्तियां ये चाहने लगी
कि हम अपने व्यापारिक समृद्धि के लिए, ट्रेड प्रॉस्पेरिटी के लिए हम यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करके राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ पे केंद्रित कर लें या राजनीतिक सत्ता बन जाए और तब व्यापार करेंगे तो हमें अधिक लाभ होगा। तो दोनों की महत्वाकांक्षा यहाँ से टकराई और दोनों की महत्वाकांक्षा जो टकराई उसका व्यवहारिक पक्ष उभर करके सामने आया कर्नाटक। और इस ढंग से अंग्रेजों ने जो है वो फ्रांसीसियों को भारत से बाहर करके, यानी राजनीतिक सत्ता से बाहर कर करके हमेशा के लिए एक छत्र विदेशी शक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया। लेकिन इस इंट्रो में एक बात और बचा हुआ है कि वो परिवेश क्या था, वो सरकमस्टांसेस क्या था जिस परिवेश के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों दक्षिणी रियासतों में हस्तक्षेप करने के लिए का अवसर मिला हो। तो उस परिवेश को समझना है आपको, तो कुछ ऐसे समझिए कि जो दो रियासतें थी उसकी स्थिति क्या थी। ठीक है, तो दो रियासतों में एक रियासत हैदराबाद और दूसरी रियासत जो थी वो कर्नाटक। ठीक है, अब इनका शासकीय स्थिति क्या था, गवर्नमेंटल स्टेटस क्या था। तो गवर्नमेंटल स्टेटस ये था कि ये दोनों मुगल के अधीन थे या मुगलों के प्रांत थे। ठीक है, और मुगलों के जो प्रांत थे तो कर्नाटक जो था वो हैदराबाद के अधीन था। बात को समझिए, पूरा हैदराबाद मुगलों के अधीन था, यानी मुगल प्रांत था। जिस समय का इतिहास पढ़ रहे इसका मतलब यह हुआ कि लेटर मुगल पीरियड में हैदराबाद का पूरा एक वृहद स्टेट के रूप में परिकल्पना कर करके हमेशा लेटर मुगल पीरियड के उत्तरवर्ती मुगल शासकों ने यह कोशिश की कि हम किसी एक व्यक्ति के माध्यम से दक्षिण के संपूर्ण भूमि पर अपना प्रभाव को जमा। तो आपने देखा कि मुबारिक खां को सबसे पहले मोहम्मद शाह ने भेजा था और मुबारिक शाह को हटा कर करके इस हैदराबाद रियासत के स्वतंत्र रूप का जो बुनियाद डाला वो कौन था? निजामुल मुल्क चिलकिच खां आसफ जाह उपाधि दी गई थी मुगल बादशाह के द्वारा। ये एक ही आदमी का नाम है, आप ऐसा मत समझिए कि 3 आदमी का नाम। तो इसने क्या किया? इसने हैदराबाद रियासत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम मुगलों के अधीन नहीं है। अब देखिए, इस समय जो कर्नाटक था उस कर्नाटक का नवाब था सादतुल्ला खां। क्या था? सादतुल्ला। वास्तविक रूप से जिस प्रकार से हैदराबाद मुगलों के अधीन था उसी प्रकार से कर्नाटक हैदराबाद के अधीन था। इसका मतलब क्या हुआ कि सादतुल्ला खां निजामुल मुल्क चिलकिच खां के अधीन था, यानी उसका प्रांतपति था। लेकिन वास्तविकता क्या हुआ कि जिस प्रकार से निजामुल मुल्क चिलकिच खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की उसी प्रकार से सादत खां ने अपने भतीजे दोस्त अली को, भतीजा था दोस्त अली को, अपना उत्तराधिकारी बना करके इससे जो है
वो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी सादतुल्लाह खान ने जिस प्रकार से निजामुल मुल्क चिनकिल्च खान ने मुगलों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, उसी प्रकार से कर्नाटक जो हैदराबाद के अधीन था, कर्नाटक के नवाब सादतुल्लाह खान ने अपने भतीजा दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी बना करके निजामुल मुल्क चिनकिल्च खान से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और इस तरीके से क्या हुआ कि 1750 से पूर्व दक्षिणी रियासत में स्पष्ट रूप से दो राजनीतिक शक्तियां उभर करके सामने चली। बात सुन में अब इसमें जो घटना घटता है वो ये कि 1741 ईस्वी में कितना 1741 मराठों का आक्रमण होता है। कहां? कर्नाटक पर। और जब मराठों का आक्रमण कर्नाटक पर होता है तो जो दोस्त अली था इसकी हत्या कर दी जाती है मराठों के द्वारा। और इसके बाद ये दोस्त अली का जो दामाद था, इसका कोई बेटा नहीं था, इसका नाम था चंदा साहब। इसको मराठों लोग जो है वो बंदी बना लेता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जब ये बंदी बना लेता है चंदा साहब को, कौन? मराठे। तो इसके स्थान पर, चंदा साहेब के स्थान पर निजामुल मुल्क आसफ जाह ने अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना देता है अपने अधीन। अब बात समझ में आई? जो सादतुल्लाह खान ने जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, किस तरीके से? दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी बनाकर। तो ये मामला हौच पौच हुआ या अंग्रेज या फ्रांसीसी हस्तक्षेप करने के योग्य हुए? कैसे? तो मराठों के कारण। मराठे इस परिवेश में जब ये सब काम हो चुका था 1741 तक, तो 41 में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और जो दोस्त अली था उस दोस्त अली की क्या कर दी? हत्या कर दी। दोस्त अली का कोई पुत्र नहीं था, तो उसका दामाद था चंदा साहब, तो ये उत्तराधिकारी बनता, तो इसको भी मराठों ने कैद कर लिया। तो कर्नाटक में क्या हुआ? राज अंतराल हो गया, यानी कोई राजा नहीं रहा। सादतुल्लाह खान का जो उत्तराधिकारी था वो नहीं रहा कोई। तब निजामुल मुल्क चिनकिल्च खान आसफ जाह ने क्या किया कि इन्हीं के में से, माने सादतुल्लाह खान के रिश्ता में से एक व्यक्ति था अनवरुद्दीन, उसको अपने अधीन जो है वो क्या बना दिया? नवाब बना दिया। तब यहां दो उत्तराधिकारी हो गए, यानी अनवरुद्दीन और चंदा साहब। चंदा साहब भी कैद है। इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा आपको समझना होगा, इसको बार बार देख लीजिएगा, ये लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पूरी बात हमने पृष्ठभूमि में बताई। आप बोर्ड पर देख करके ये बताइए हमें कि यहां पर कहीं पर कंफ्यूजन आपको तो नहीं ना है? सारी बातें स्पष्ट है, क्योंकि अब हम मूल बिंदु पर आ रहे हैं कि कर्नाटक युद्ध, और कर्नाटक युद्ध में 3 कर्नाटक युद्ध हुए, तो हम लोग को तीनों कर्नाटक युद्ध पढ़ना पड़ेगा। और इन 3 कर्नाटक युद्धों में आपको पहले ही बता देते हैं कि स्थानीय शक्तियां और यूरोपीय गतिविधि, ये तीनों कर्नाटक युद्ध में समय समय पर प्रभावी रहे। उसमें पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो हैदराबाद और कर्नाटक की रियासतों में जो गृह युद्ध हो रहा था, उस गृह युद्ध में हस्तक्षेप का परिणाम था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध फिर यूरोप में जो ब्रिटेन और फ्रांस लड़ पड़े थे आपस में, तो उसकी पूंछ थी तीसरी कर्नाटक युद्ध। यानी वहां लड़ाई हुआ तो फिर यहां भी लड़ाई होना शुरू हो गया। तो अंततः ये
भूमिका की बात हम कहना चाहते हैं कि जो 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ने जा रहे हैं, वो 3 कर्नाटक युद्ध में प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप में घटित होने वाले घटनाओं से प्रभावित था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो कर्नाटक और हैदराबाद रियासत में उत्तराधिकार का जो मसला था उसमें हस्तक्षेप करने के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। क्लियर? इतना बात दिमाग में रहेगी, तो इसको स्नैप कर लीजिए, उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग, जैसा कि अभी भी बताया आपको कि हम लोग का अब अध्ययन का उद्देश्य होगा जो 3 कर्नाटक युद्ध थे वो कैसे हुए। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो वास्तव में 1740 में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, तो यहां उत्तराधिकार का युद्ध, और इस युद्ध में जो है फ्रांस प्लस ब्रिटेन, ये दोनों अलग अलग थे देश, लेकिन इस युद्ध में आपस में उलझ गए। वहां यूरोप में, ठीक है ना, अब यूरोप में आपस में उलझे तो इसका प्रभाव भारत पर पड़ा। भारत पर क्या पड़ा कि एक फ्रांसीसी जनरल था, सेनापति वार्नेट, इसने जो है नहीं, सॉरी, फ्रांसीसी नहीं था बल्कि ब्रिटिश था। ब्रिटिश जनरल था वार्नेट, इसने फ्रांसीसी पोतों को डुबा दिया। पोत को क्या किया? डुबा दिया। अब ऐसी परिस्थिति में जब डुबा दिया तो जो फ्रेंच गवर्नर था इस समय, वो डुप्ले था। तो इस डुप्ले ने फ्रांस के जो गवर्नर, सॉरी, मॉरिशस पर भी जो है वो कब्जा था। किसका? फ्रांस का। मॉरिशस के गवर्नर, जिसका नाम ला बुर्दाने था, क्या था? ला बुर्दाने, इससे सहायता मांगी कि हम अकेले जो है अंग्रेजों को नहीं हरा पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में फ्रेंच गवर्नर ने अलग और ला बुर्दाने ने अलग आक्रमण किया अंग्रेजों को। ठीक है? जो फ्रेंच गवर्नर डुप्ले था, उसने फोर्ट सेंट डेविड पर आक्रमण किया। यह अंग्रेजों के कब्जे में था, फोर्ट सेंट डेविड। और इसने जो है मद्रास पर आक्रमण किया। सॉरी, जो डुप्ले था वो फोर्ट सेंट डेविड पर आक्रमण किया, और ला बुर्दाने ने जो है वो मद्रास पर। ला बुर्दाने मद्रास को जीत लिया। ठीक है? लेकिन फ्रेंच गवर्नर डुप्ले सेंट फोर्ट डेविड को जीतने में असफल रहा।
ये घटना कब की है साहब? तो अगर इस घटना को देखिएगा तब 21 अप्रैल 1746 को, 21 अप्रैल 1746। अब इसको आपको समझना है। इस तत्व को फर्स्ट कर्नाटिक वार में आपको क्या बातें समझनी है कि इसका आरंभ कैसे हुआ। तो आरंभ हुआ 1740 में। ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है वर्तमान समय में, वो उत्तराधिकार का प्रश्न उठ हुआ। उत्तराधिकार का मतलब क्या हो? वहां गृह युद्ध छिड़ गया, दो दावेदार हो। बहुत बड़ा अंपायर था अपने समय का ये ऑस्ट्रिया। आज का ऑस्ट्रिया मत समझिए। यूरोप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन ने एक पक्ष का वहां समर्थन करना शुरू किया और फ्रांस ने दूसरे पक्ष का। अब उस लाइन में मत जाइए कि वहां कौन कौन पक्ष था, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का मामला है। आपको इस टॉपिक को पढ़ने में ऐसे ही दुनिया भर का नाम है कि उसको याद रखना आपके लिए बहुत कठिन होगा। तो एक और उत्तराधिकार के नामों को याद करना जो है वो सही नहीं होगा। तो यहाँ सिंपली वे में आप ये मानिए कि ऑस्ट्रिया में दो दावेदार थे ऑस्ट्रिया की गद्दी के। उसमें से एक दावेदार का समर्थन कौन कर रहा था? फ्रांस। और दूसरे दावेदार का ब्रिटेन। तो इस तरीके से इसी का प्रभाव भारत पर पड़ा। इस समय तक, यानी जो पीरियड है 46 से 48 तक, भारत में कोई समस्या नहीं थी। भारतीय शक्तियों के कारण ब्रिटेन और फ्रांस भारत में नहीं लड़े थे 46 से 48 के बीच में 2 वर्षों के अंदर, बल्कि ये इसकी पूंछ कहां थी? तो यूरोप। अब खींच करके जैसे किसी के बीच लड़ाई हुआ कहीं और पकड़ा गया बाजार में, तो वहां पकड़ के धोने लगा उसको। तो लड़ाई हो रहा है यूरोप में, लेकिन उसका खींच, उसका गुस्सा कहां निकल रहा है? भारत में। तो कैसे गुस्सा निकला कि जो ब्रिटिश जनरल था वार्नेट, तो बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे फ्रांसीसी पोत रहा करते थे, अरब सागर में पोत रहा करते थे। तो वार्नेट ने फ्रांसीसी कुछ पोतों को डुबा दिया। अब डुबा दिया तो ये फ्रेंच शक्ति के लिए एक चैलेंज। घटना या युद्ध की परिस्थिति वार्नेट के कारण पैदा हुई। वार्नेट कौन था? तो ब्रिटिश जनरल था, एक सेनापति था, गवर्नर जनरल नहीं था। इसलिए अभी तक गवर्नर जनरल का संकल्पना उभर करके नहीं आया था। अभी गवर्नरशिप हुआ करता और उसके अधीन बहुत सारे जनरल हुआ करते। तो उसी प्रकार का एक जनरल वार्नेट था जिसने फ्रांसीसी पोत को डुबा दिया। अब उस समय डुबले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर जनरल था, इसका हेडक्वार्टर पांडिचेरी था। लेकिन इसके पास उस समय तक उतनी सामुद्रिक शक्ति नहीं थी कि वार्नेट के इस हमले का जवाब दे पाए। तो मॉरिशस अगर देखना है तो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है ये वाला, यही मॉरिशस है। ठीक है। भारत में पांडिचेरी कहां पर है? तो ये आप देख रहे हैं, यानी तमिलनाडु का जो इलाका है वो। तो यहां पर फ्रेंच शक्तियां थी और मॉरिशस में थी। तो यहां का गवर्नर डुप्ले था और मॉरिशस का गवर्नर जो था वो कौन था? तो ला बुर्दाने था। तो इसने सहायता मांगी कि अगर तुम सहायता नहीं करोगे तो फिर अंग्रेज जो है धीरे धीरे हम लोग को यहां से बाहर कर देंगे। तो दोनों के बीच समझौता हुआ कि कैसे एक दूसरे की सहायता किया जाए। तो समझौता ये हुआ कि तुम जो है वो मद्रास पर आक्रमण करो और हम जो है फोर्ट सेंट डेविड पर आक्रमण करते हैं। आपको याद होगा कि अभी तक अंग्रेजों ने भारत में, दक्षिण भारत में 2 किलो की स्थापना की। एक फोर्ट सेंट जॉर्ज और दूसरा फोर्ट सेंट डेविड, दोनों तमिलनाडु में। यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज का जिम्मा किसको दिया? ला बुर्दाने को। और फोर्ट सेंट डेविड का जिम्मा किसने? खुद अपने ऊपर लिया। और दोनों शक्तियां आक्रमण करती हैं, दोनों फ्रेंच शक्तियां।
तो ला बुर्दाने जो आक्रमण करता है मद्रास पे, तो वो जीत जाता है 21 अप्रैल 1746 ईस्वी। और जो यहां का गवर्नर था, भारत का फ्रेंच गवर्नर, वो फोर्ट सेंट डेविड में असफल रहता है, यानी उसको नहीं जीत पाता। तो इसका मतलब कि वैल्यू किसका बढ़ गया? ला बुर्दाने का। बात समझ में आ रही है? अब यहां से एक दूसरा विवाद शुरू होता है, ठीक है? और वो विवाद शुरू होता है इस जीत के बाद सेंट टोमे का युद्ध। ये सेंट टोमे का युद्ध जो लड़ा गया वो 1747 ईस्वी। इसके साथ जो नाम जुड़ा हुआ सेंट टोमे का युद्ध का, वो अनवरुद्दीन का। ये अनवरुद्दीन कौन था? तो अभी भी हम लोग बताए हैं कि कर्नाटक का नवाब था। अब देखिए यहां पर आपको समझने की जरूरत है। अभी अभी हमने कहा क्या कि दक्षिण में दो भारतीय शक्तियां थी। कृष्णा नदी का ऊपर हैदराबाद, कृष्णा नदी के नीचे कर्नाटक। तो जो विदेशी शक्तियां थी, चाहे वो पांडिचेरी में हो, चाहे वो सेंट थोमे में हो या सेंट फोर्ट जॉर्ज में, इनका एक सीमित क्षेत्र था। सिर्फ पांडिचेरी शहर तक इनका प्रभाव था, मद्रास शहर तक इनका प्रभाव था। अनवरुद्दीन जो था वो ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था अब कि इन जगहों पर विदेशी शक्तियों का प्रभाव हो। तो इसलिए जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में झगड़ा होना शुरू हुआ तो अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप किया था, और जो फ्रेंच गवर्नर था उससे एक समझौता हुआ था कि हम तुमको युद्ध करने तभी देंगे जब तुम मद्रास को जीत करके हमारे हवाले कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो उस समय तो डुप्ले की स्थिति काफी दयनीय थी। वो तो खुद ला बुर्दाने से सहायता मांग रहा था। तो एक तीसरी शक्ति खड़ा अगर हो जाता तो मामला और गड़बड़ हो जाता। तो इस कारण से परिस्थितिवश उसने अनवरुद्दीन की बात को डुप्ले ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अभी मेरा दुश्मन जो अंग्रेज है उसको पराजित करने दो, और उसके बाद उसको जीत करके हम मद्रास को जीत करके तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो ये एग्रीमेंट किसमें हुआ? अनवरुद्दीन और डुप्ले में। बात समझ में आई? ये जो लड़ाई हो रहा था, इस लड़ाई होने से पहले कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच एक समझौता हो चुका था। और समझौता क्या हुआ था कि हम तुमको लड़ने पर धड़काया अनवरुद्दीन ने कि हम तुमको उस पर आक्रमण नहीं करने देंगे, इसलिए कि हमारी भूमि है ये, तुम हमारी भूमि पे किसी शक्ति पर आक्रमण नहीं कर सकते हो, इसके निर्णयकर्ता हम हैं। एक ही शर्त पर हम परमिशन देंगे कि तुम मद्रास को जीत करके हमारे हवाले कर दोगे, अपने पास मत रखो। तो ये बात अनवरुद्दीन की डुप्ले ने स्वीकार कर ली। ये संधि हो जाने के बाद डुप्ले ने ला बुर्दाने को बुलाया था और युद्ध हुआ था। ला बुर्दाने ने मद्रास को जब जीत लिया तो उसको पता चला ये कि ये तो ले करके दे देगा किसको, अपने पास नहीं रखेगा बल्कि अनवरुद्दीन को दे देगा। तब डुप्ले ने क्या, सॉरी ला बुर्दाने ने क्या किया कि हमको बेनिफिट क्या हुआ इससे, अगर फ्रेंच कॉलोनी ये बनती तब ना फायदा होता। तो ये तो फ्रेंच कॉलोनी नहीं बनाएगा डुप्ले, ये दे देगा किसको, अनवरुद्दीन को। तो हम तो बेवकूफ बने। तो इसलिए गुस्से में आके क्या किया उसने, फिर अंग्रेजों से ही उसको बेच दिया। किसको? मद्रास को। कौन? ला बुर्दाने। अब जो पूर्ववर्ती स्थिति थी वो बनी रह गई।
तो इससे दुखी कौन हुआ? तो अनवरुद्दीन। तो उसने जो है आक्रमण कर दिया किस पर? तो डुप्ले पर, यानी फ्रेंच सेना पर, और सेंट टोमे नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन इन सेंट टोमे के युद्ध में ब्रिटिश जनरल था पैराडाइज। क्या? पैराडाइज। इसके हाथों ये क्या हुआ? पराजित। तो इस प्रकार से सेंट टोमे का युद्ध भी जो है वो जीत गया। बात समझ में आई? अब देखिए 1748 ईस्वी में वहां यूरोप में ए ला शपथ की संधि होती है। कहां? ये यूरोप में होती है संधि, ठीक है। तो इस संधि के माध्यम से यूरोप का जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, उसमें ब्रिटेन और फ्रांस एला शपल के माध्यम से अलग हट जाते हैं। तो यूरोप में 1748 में एला शपल की संधि से उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। तो भारत में भी यही संधि लागू हुई, और भारत में ब्रिटेन और फ्रांस जो आपस में फर्स्ट कर्नाटिक वार में जो लड़ रहे थे, उस युद्ध का 1748 में अंत हुआ। तो इस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था, यूरोप में घट रही घटनाओं का परिणाम था, और इसका अंत जो है वो यूरोप में दोनों के मध्य एला शपल की संधि जो 1748 में हुई, और वहां उत्तराधिकार का युद्ध संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। तो उसी के माध्यम से, उसी संधि के माध्यम से 1748 में कर्नाटक में भी ब्रिटेन और फ्रांस का युद्ध विराम हो गया, यानी युद्ध समाप्त हो गया। फर्स्ट कर्नाटक वार समाप्त हुआ। इस युद्ध में किसी को फायदा, किसी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो क्षेत्र जिसके पास थे उसी वो क्षेत्र उसके पास रह गया। सेना की या युद्ध सामग्री की हानि दोनों को ही तो माइनस हो गया, किसी एक की तो हुई नहीं। तो ये पूरा का पूरा विवरण है फर्स्ट कर्नाटक वार। क्लियर? इसमें देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सारी बात समझ में आ गई। थोड़ा नाम ज्यादा है तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आराम से पढ़ाएं, ताकि आपको पूरा क्लास में ही याद हो जाए। मटेरियल्स में सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है हम लोग को देखना है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक तो ये जो चला था 1749 से 54 तक, 1749 से 54 तक ये जो संबंधित था वो किस से था? तो ये पूरा पूरा भारतीय मुद्दों से संबंधित था, ठीक है। देखिए हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो युद्ध था, वो पहली बात ये दिमाग में बैठा लीजिए कि भारतीय मुद्दों से संबंधित, वो प्रथम यूरोपीय मुद्दों से संबंधित, द्वितीय भारतीय मुद्दों से संबंधित था। कैसे? तो भारतीय मुद्दे क्या थे? तो चूंकि पूर्व में बता चुके हैं, दक्षिणी रियासत है ना, इसको थोड़ा प्यार से समझिए, क्योंकि यहाँ कुछ नाम आपको याद रखने होंगे। दक्षिणी रियासत में अभी अभी आपको पूर्व के डायग्राम में बताया कि दो रियासतें थी, एक हैदराबाद की, ठीक है ना, और दूसरा कर्नाटक। अब देखिए क्या हुआ। हुआ ये कि हैदराबाद में 1748 में आसफ जाह की मृत्यु हो गई। यहां पूरा नाम नहीं लिखेंगे, पूर्व में बता चुके हैं, निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां आसफ जाह। ये पहला हैदराबाद रियासत का नवाब था। कब? तो 1748
24 में इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, पूर्व में जानते हैं आप। और 1748 में ये मर गए। कौन? पूरी तो मुन्ना भाई, कौन मरा? नहीं, पूरा नाम? वेरी गुड, निजामुल मुल्क चिनकिच खां आसफ जा। ये मर गया। कब मरा? 1700। इसकी मौत से ही समस्या खड़ी हो गई। क्यों? कि इसका जो पुत्र था और इसका पौत्र था, पुत्र और पौत्र। तो पुत्र जो था वो नासिर जंग था, और पौत्र जो था वो मुजफ्फर जंग था। यानी दोनों बाप बेटा थे। ठीक है, ये दोनों बनना चाह रहे थे क्या चीज? नवाब। और यहां कर्नाटक में क्या था कि कर्नाटक में दो के बीच संघर्ष था। अभी अभी हमने आपको बताया कि अनवरुद्दीन को बनाया था कौन? आसफ जाह ने। तो ये बैठा हुआ था गद्दी पर। अब उसके बाद इसी का बहनोई था चंदा साहब, इसको मराठों ने छोड़ दिया था। तो पूर्व में चंदा साहब था, मराठे उसको अरेस्ट कर चुके थे। तो मराठों ने जब छोड़ दिया तो ये गद्दी का दावेदार हो गया। अब देखिए क्या हुआ। इस डायग्राम को बनाने का उद्देश्य यह था कि इसको आप समझिए। हैदराबाद में दो दावेदार, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग इसका क्या हुआ? बेटा। मुजफ्फर जंग इसका क्या हुआ? पोता। कर्नाटक में दो दावेदार, अनवरुद्दीन और चंदा साहब। ठीक है, ये अनवरुद्दीन कौन था? तो चंदा साहब का बहनोई था। कौन था? बहनोई। तो यहां भी रिश्ता था। अब दोनों शक्तियों ने, यानी ब्रिटेन और फ्रांस ने यहां हस्तक्षेप किया। ये जो गृह युद्ध की स्थिति हो गई 1749 ईस्वी में, 48 से मरने के बाद, तो नासिर जंग का अंग्रेजों ने समर्थन किया। कहां? हैदराबाद में। और मुजफ्फर जंग का फ्रांसीसियों ने समर्थन कर दिया। ठीक है, इसी ढंग से यहां जो था अनवरुद्दीन का अंग्रेजों ने समर्थन किया। और यहां चंदा साहब का किसने? फ्रांसीसी ने। लड़ाई थी उत्तराधिकार का। देखिए, ये भी जो उत्तराधिकार के युद्ध में ही पैर अड़ा के दोनों लड़े, लेकिन ये यूरोप के उत्तराधिकार का था। और दूसरा वाला जो कर्नाटक वार हो, ये भी दोनों शक्तियों ने उत्तराधिकार के युद्ध में ही हस्तक्षेप किया। लेकिन ये युद्ध कहां लड़ा जा रहा था उत्तराधिकार का? भारत में। यही डिफरेंस था। कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब देखिए, ये तो आप समझ गए। अब हुआ ये क्या कि घटना घटती है जिसको बिंदुवार आप समझिए। अगस्त 1749 में, अगस्त 1749, इसमें क्या कहता है? डुप्ले प्लस मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहब, ये तीनों की जो संयुक्त सेना है वो अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर देता है। और उसके बाद अगले साल यानी 1750 में नासिर जंग की भी हत्या कर देता है। ये तीनों शक्तियां
मिलकर के नासिर जंग की। तो इस प्रकार से ये जो घटनाक्रम हुआ, तो इसमें जीत किसकी हुई? तो इसमें जीत हुई फ्रांसीसियों की, है ना। और ऐसे में फ्रांसीसियों की जीत कैसे हुई? तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को बैठा दिया, और कर्नाटक में किसको? तो चंदा साहेब। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी जो है वो जीत गए। कहां? कर्नाटक में। अंग्रेज हार गए। और जो उत्तराधिकार का युद्ध था, उस उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों जगहों पे फ्रांसीसियों ने अपने समर्थक लोगों को गद्दी दिलवाने में सफलता प्राप्त की। और इसके उपलक्ष्य में जो डुप्ले था उसको बहुत बड़ी जागीर हैदराबाद में दी गई, और साथ ही साथ डुप्ले ने बुस्सी को हैदराबाद के दरबार में अपना एक प्रतिनिधि के रूप में रखा। तो इस प्रकार से बुस्सी के माध्यम से वह हैदराबाद रियासत पर नियंत्रण भी रखने लगा। तो संघर्ष के इस चरण में हम पाते हैं कि फ्रांसीसी जो है वो विजित रहे, लेकिन ये विजय फ्रांसीसियों की क्षणिक रही। उसके बाद परिस्थिति जो है वो पलटा खाता है, और परिस्थिति को पलटने वाला एक मामूली अंग्रेज था, कोई जनरल नहीं था, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं था, एक क्लर्क था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लाज को बचाया था। और व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव मात्र 210 सैनिक। सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे उसके प्रतिभा की बात थी, अरकाट को जीत लिया, अरकाट को जीता। और उसके बाद (1752) में स्ट्रिगलर लॉरेंस तिरुचिरापल्ली से भी को भी जीत लिया। तो इस प्रकार से जो जीत मिली थी फ्रांसीसियों को, उसको रॉबर्ट क्लाइव और लॉरेंस ने जो है पलट दिया। अरकाट क्या है? तो अरकाट कर्नाटक के नवाब चंदा साहेब की राजधानी थी। तो इस तरीके से तिरुचिरापल्ली जो फ्रांसीसी लोग थे, वहां उनका बसेरा था, वहां उनका फौज था। तो कर्नाटक से 1752 ईस्वी तक जो है पूरी तरीके से फ्रांसीसियों को भगा दिया गया, और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। और तब अंग्रेजों ने मजबूरी में जो है वो डुप्ले, इतने असफलता के बाद डुप्ले को बुला दिया गया फ्रांस, और गौडेयू को भेजा गया। तो 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है, पांडिचेरी की संधि। और इस संधि के मुताबिक जो है वो इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन होता है। तो इसमें भी आप गौर से देखिए तो दोनों पक्षों में से कोई हारा जीता नहीं। थोड़ा सा आप मानिए तो फ्रांसीसियों को जो है कुछ क्षेत्र मिलने में डुप्ले को सफलता मिली कि उसको किसी क्षेत्र का जागीरदार बना दिया,
लेकिन अंग्रेजों ने भी जो है सफलता प्राप्त की त्रिचनापल्ली से फ्रांसीसियों को भगा करके। तो मिला जुला करके दोनों समानता के स्तर पर यह युद्ध का समापन। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के हुआ था, ये भारत में उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के हुआ था। अब तीसरा जो होगा वो सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक ये लड़ा गया था 1758 से 63 तक। अब देखिए इसका घटनाक्रम क्या है। तो इसका घटनाक्रम में हम पाते हैं कि यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध था वो कारण बना तृतीय कर्नाटक युद्ध। घटनाक्रम ये है कि इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो लाली था, कर्नल लाली। ये कर्नल लाली ने 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया। जीता, परंतु मद्रास में यह सफल रहा, इसको यह नहीं जीत पाया। उसके बाद लाली ने एक गलती की। गलती यह की कि जो बुस्सी रीजेंट था फ्रांस का, इस बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया। ये उसकी बहुत बड़ी गलती। और जब हैदराबाद से बुला लिया तो इसके बाद 1760 ईस्वी का समय आता है जिसमें जो वांडीवाश का युद्ध होता है। और इसमें सर आयर कूट, ये ब्रिटेन का जनरल था, इसने क्या किया कि लाली को जो है वो पराजित कर दिया। और फिर हमेशा के लिए फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो। ये पांडिचेरी में रहे और पांडिचेरी में 1961 तक रहे, लेकिन एक राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं, एक व्यापारी के रूप में। तो इस प्रकार से जो सर आयरकूट ने वांडीवाश के युद्ध में हमेशा के लिए फ्रांसीसियों को समाप्त कर दिया। अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही। और इसके पीछे कुछ परिस्थितियां भी थी कि फ्रांस में भी हालात ठीक नहीं थे। जो वहाँ की सरकार थी, कंपनी को बहुत मदद नहीं कर रही थी। यह सरकार का भी उद्देश्य जो था अपना साम्राज्य विस्तार करना भारत में नहीं था। तो इन सब कारणों का प्रभाव पड़ा वहाँ। और फिर अंत में जो है पेरिस के संधि के मुताबिक जो है
ये संघर्ष हमेशा के लिए 1663 में, कब, सॉरी 1763 में पेरिस का संधि होता है। कहाँ? ब्रिटेन में। तो वही ये फैसला होता है कि फ्रांस ये मान लेता है कि हमको अब भारत में कोई साम्राज्य विस्तार नहीं करना है, तो परमानेंटली अस्थायी रूप से भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष का समापन। तो ये था साहब पूरा एंग्लो फ्रेंच राइवली या रिलेशंस या 3 कर्नाटक वार, जिसका विवरण मैंने आज की क्लासों में दिया। हमें आशा है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब फिर अगले टॉपिक में हम एक दूसरे टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।